नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 पे बात कर रहे थे। और पेपर 1 में हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? पेपर 1 में हम लोग यूनिट नंबर 10 पे बात कर रहे थे, जिसमें चैप्टर था हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तब आपसे निवेदन है कि आप चैनल के प्रीवियस लेक्चर को जा करके देख लीजिए। इस चैप्टर पे हमने अभी तक यह लेक्चर जो है 7वां लेक्चर है, तो इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर इस पे कर चुके हैं। तो आप इन 6 लेक्चर्स को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएंगे, तब चीज़ों को आप कंटिन्यू कर पाएंगे और आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। इसलिए आप यहाँ जा कर के देख लीजिएगा। और यदि आप रेगुलर छात्र हैं तो आपसे एक निवेदन है कि यदि आप वीडियो को देखते हैं तो 10 सेकेंड का 20 सेकेंड का जो ऐड आता है आप उसको स्किप नहीं कीजिएगा, ऐड को पूरा देखिएगा, ताकि उससे रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट हो सके, तो आगे चैनल को और बढ़ाएं। इसमें कैमरा वगैरह का थोड़ा ढंग से सेटअप वगैरह करें ताकि और पढ़ाने में मज़ा आ सके और हम लोग रेगुलर क्लास कर सकें। तो चलिए फिर हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे 1757 से लेकर 1947 और 1947 से लेकर 2021 के बीच में भारत की सरकार के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम के बारे में। तो हम लोग बात किए थे, मैंने कहा था आपको कि इस यहाँ से यहाँ इस पड़ाव में हम लोग एक जगह पर रुकेंगे, जैसे 1757 से लेकर 1857 एक साथ कर लेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। और आज हम लोग कर लेंगे 1857 से लेकर 1947। थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा, इसको कर लेंगे। और 1947 से लेकर 2021 के बीच में जो प्रोसेस है उसको एक साथ करने की कोशिश करेंगे। यदि एक साथ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग 2 हिस्सों में बांट कर इसको पढ़ लेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, दिक्कत किस बात का होना चाहिए? अच्छा, एक बात आप लोग यह भी बताएं, वीडियो में मैं सवाल पूछता हूं तो आप लोग उसका जवाब नहीं देते हो, या फिर आप 1-2 ही स्टूडेंट हैं जो जवाब देते हैं। वैसे मैं उन सबको जानता हूं जो कौन कौन जवाब देता है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट बात किए थे कहाँ पर? हम लोग लास्ट बात किए थे वुड डिस्पैच के बारे में 1854 पे। ठीक है, लास्ट बात कहाँ हुई थी? 1854 पे वुड डिस्पैच के बारे में। तो आप पिछले लेक्चर को देखना, और जब भी आप नए लेक्चर को देखो तो आप पिछले लेक्चर को देख करके आइए, उसको रिवीजन कर करके आइए, ताकि आगे आपको और जब पढ़ें तो और ज़्यादा मज़ा आए। तो आज हम लोग बात करेंगे अगले आयोग के बारे में। लिखिएगा, उस आयोग का नाम लिखिएगा, हमारे साथ लिखते चलेंगे। समझने वाली यहाँ पे जहाँ बातें होंगी हम लोग रुक कर समझने की कोशिश करेंगे। लिखिएगा हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग 1882 से लेकर 1883 तक। ठीक है, लिखिएगा 1882 से लेकर 1883 तक। यह जो आयोग है साथियों, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है W. हंटर। क्या नाम है? W. हंटर। तो हुआ क्या था कि 1854 के बाद देखेंगे आप कि भारत में कई यूनिवर्सिटी वगैरह बनाए गए, जैसे कोलकाता, बम्बई, मद्रास, और उसी के तर्ज पे और भी कई छोटे छोटे कॉलेजेस बनाए गए थे। तो इन कॉलेजेस के बनाने के पश्चात भारत की शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ या फिर कौन कौन सी कमियां रह गई, इन तमाम सारे चीज़ों का समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए 1882 में एक आयोग की स्थापना की गई, जिसे हम लोग हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक स्पष्ट है? जिसे क्या हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और इसके मुखिया कौन थे? W. हंटर। समझ में आ रही बात? अब इसका कार्य देखेंगे तो इसका कार्य जो था वह उच्च शिक्षा को देखना नहीं था, हायर एजुकेशन का रिव्यू करना नहीं था। ठीक, तो किसका था? लिखिएगा कि इसका काम था, लिखिएगा आगे लिखते चलिएगा, इसका काम था प्राथमिक एवं माध्यमिक। कौन कौन? प्राथमिक प्लस माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना। कैसे इसको लिख सकते हैं? लिखेंगे
कि 1882 में स्थापित हंटर शिक्षा आयोग का मुख्य कार्य यह था कि 1854 के बाद भारत में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को बनने के पश्चात भारत के प्राइमरी एजुकेशन एवं सेकेंडरी एजुकेशन में कितना सुधार हुआ उसका रिव्यू करना, उसका समीक्षा करना। ऐसे हम लोग पीएचडी में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ना, हम लोग रिसर्च प्रपोजल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो समझ में आ गई बात, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की यह समीक्षा कर रहा था, रिव्यू कर रहा था। आगे लिखिएगा, तो रिव्यू करने के पश्चात इन्होंने 3-4 पॉइंट बताए, 3-4 जो है सिफारिशें की। और कौन कौन सी सिफारिश है? अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि इनका कोई भी सिफारिश होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के प्राइमरी एजुकेशन एवं सेकेंडरी एजुकेशन को ठीक करने से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्य ही था प्राइमरी एवं सेकेंडरी एजुकेशन की देखभाल करना, तो हायर एजुकेशन में क्यों हाथ लगाएगा? समझ में आ रही बात कि नहीं? तो पहले नंबर पे लिखिएगा कि इन्होंने कहा कि सरकार को प्राइमरी एजुकेशन की तरफ, यानी भारत में जो प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है उसके तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यह ढंग से काम नहीं हो रहा है। और उसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन को स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। दूसरे नंबर पे लिखिएगा, इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक प्राइमरी जो इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, उनको न्यू बोर्ड्स को दिया जाए। यानी नए नए जो शिक्षा के बोर्ड बन रहे थे जिला में, कह रहे थे कि इसका जो कंट्रोलिंग पैनल है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, वह इसके हाथ में होना चाहिए। जो उस समय के जिला में नए नए शिक्षा आयोग बन रहे थे उनके हाथ में होना चाहिए। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को इन्होंने 2 हिस्सों में बांटकर बताया। एक तो लिटरेरी होना चाहिए यदि आप एकेडमिक्स वाला वर्क करना चाह रहे हैं तो, और नहीं तो सेकेंडरी को ही दूसरे हिस्से में बांटा कि वह जो है व्यावसायिक एजुकेशन होना चाहिए, अंग्रेजी में कॉमर्शियल, अंग्रेजी में कॉमर्शियल। तो आपसे 2-3 पॉइंट पूछे जाएंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक है। चौथा बिंदु लिखिएगा इसमें कि इस आयोग ने, लिखिए, इस आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा, तो प्रेसिडेंसी नगर कौन कौन थे? बंगाल, बम्बे और मद्रास, यही थे ना? 3 प्रेसिडेंसी थे किसके? ब्रिटेन के 3 प्रेसिडेंसी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के इस समय। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, अब तो मतलब महारानी का शासन चल रहा है, तो 3 प्रेसिडेंसी है। तो इन्होंने कहा कि इन प्रेसिडेंसी के अलावा भारत के और जो स्टेट हैं, और जो शहर हैं, और जो जिला है, और जो गांव है, वहाँ पर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। यह भी इनके सिफारिश में था। मैंने बोल दिया, आप इसको अब लिख लेना, ठीक है। और इसी के सिफारिश के पश्चात क्या हुआ कि भारत में 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बनाए गए, और उसमें से एक है पंजाब विश्वविद्यालय, और एक लिखिएगा पंजाब विश्वविद्यालय। कब बनाया गया है? मेरे ख्याल से 1882 होना चाहिए ना, ठीक है। और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऐसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, अब तो रहा नहीं, 1887 में, ठीक है। और यह पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में। पंजाब विश्वविद्यालय जो है अभी पंजाब में भी है, इसको पंजाब में भी पंजाब विश्वविद्यालय ही कहते हैं, और भारत में भी। जो भारत का जो पंजाब विश्वविद्यालय है वो कई मामलों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करता है, और कई मामलों में स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करता है। भारत के अच्छे यूनिवर्सिटी में, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है, और सामान्यतः यदि पूछा जाए तो स्टेट यूनिवर्सिटी में ही से काउंट करेंगे, पर इसे स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का दर्जा मिला हुआ है। वहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके की बातें होती हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना प्यारा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इलाहाबाद में ही है। तो यह जो पंजाब है और यह पंजाब, यह पाकिस्तान में चला गया जब बंटवारा हुआ था, तो और ये पंजाब विश्वविद्यालय यहाँ भी रह गया। तो यहाँ वाला जो पंजाब विश्वविद्यालय है उसका स्पेलिंग PAN से शुरू होता है, PAN, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है।
और जो पाकिस्तान वाला है उसका PUNJAB से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, यह फ़र्क है। PUN वाला कर दिए पंजाब विश्वविद्यालय, पाकिस्तान वाला हो जाएगा, इसीलिए स्पेलिंग का ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गई तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लगभग हम लोग 19वीं सदी को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब 1882, 83, 87 तक तो पहुँच गए, तो लगभग समाप्त ही हो गया। अब क्या हुआ कि चूंकि इतने सारे विश्वविद्यालय बन रहे थे, और यह वही दौर है, आपको याद होना चाहिए कि 1885 में कांग्रेस बन रहा है, ठीक, और हम लोग अब पहुंच गए हैं 1900 के आसपास। तो आप देखोगे कि 1885 से लेकर के 1905 का जो फेज है वो नरमपंथियों का फेज है, और 1905 से लेकर 1920 का जो फेज है गरमपंथियों का। सामान्य तौर पे कई लोग 17, कई लोग 18 कहते हैं। जब गांधी का आगमन होता है तब से गांधी युग की शुरुआत हो जाती है, यानी 17 से लेकर के 47 के बीच का पीरियड है, जिसे हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो एक तो इस समय हमारे यहाँ जो है राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा है, तो जब हमारे यहाँ चल रहा है तो उसका प्रभाव तो ब्रिटेन के ऊपर भी पड़ेगा। तो इस समय जो है इस दौर में काम कम हुआ। इस दौर में क्या होगा? काम कम होगा। कब काम कम होगा? कांग्रेस बन गया है, तो कांग्रेस बनने से लेकर के 1900 के बीच में, 1902 के बीच में, ठीक, यहाँ तक स्पष्ट है? तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि इतने सारे यूनिवर्सिटी बन गए थे, तो यूनिवर्सिटी का काम का देखभाल के लिए, चूंकि हंटर आयोग तो बनाया गया था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की देखभाल के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए, लेकिन क्या हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाए गए थे, क्या उनकी देखभाल के लिए कोई आयोग बनाया गया था? तो नहीं बनाया गया उस समय, 1882-83 में नहीं बनाया गया। तो अब जो है, अब उसकी बारी है, हायर एजुकेशन की समीक्षा की बारी है। तो हायर एजुकेशन की समीक्षा करने के लिए 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शायद सर टॉमस रेले होना चाहिए, ठीक है, हाँ लिखिएगा, सर टॉमस रेले, याद रखना है आपको। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, और यह आयोग का गठन किया गया था भारत के हायर एजुकेशन और उस समय के जो विश्वविद्यालय थे उसकी देखभाल करने के लिए, कि उसमें कैसा पढ़ाई हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन सोसाइटी पे, क्या फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो टॉमस रेले की अध्यक्षता वाली आयोग ने सिफारिश की कि 1904 में एक अधिनियम पारित किया जाए, और इसी के सिफारिश के बेस पे 1904 में एक अधिनियम बना जिसे हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो उसमें अंग्रेजी में लिख सकते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ठीक है, 1904 पारित किया गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं कि जो आयोग बना था, इस आयोग ने कौन कौन सी चीज़ें को सिफारिश किया था, कौन कौन से पॉइंट थे, उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, उसको हम लोग लिखते चलते हैं। एक एक करके लिखिएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। पहले नंबर पे लिखिए, इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में अध्ययन यानी पढ़ाई जो होना चाहिए वह फोकस्ड होना चाहिए रिसर्च पर, यानी रिसर्च का काम नहीं हो रहा है, और ऐसे भी हायर एजुकेशन में तो रिसर्च का ही काम होता है। तो इन्होंने कहा कि रिसर्च के बेस पे, यानी कि जो पढ़ाई हो रहा है यूनिवर्सिटी में उसमें रिसर्च का काम कम हो रहा है, इसलिए रिसर्च का काम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जो फेलोज़ हैं, जो पढ़ने वाले शोधार्थी हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। जैसे आप UGC नेट पास करेंगे या JRF पास करेंगे तभी आप फेलो बनेंगे। जैसे JRF पास करेंगे तो क्या होगा, अब आप बोलेंगे कि मैं JRF हूँ यानी जूनियर रिसर्च फेलो हूँ, और 2 साल के बाद आप SRF बन जाएंगे, सीनियर रिसर्च फेलो बन जाएंगे, ठीक है। तो फेलो की संख्या बढ़नी चाहिए। तीसरे नंबर पे लिखिएगा कि जितने भी भारत में यूनिवर्सिटी हैं उन पे सरकारी जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट उसको बढ़ा देना चाहिए। और चौथे नंबर पे लिखिए, इसमें और कहा गया कि नहीं, चलो यहीं तक ठीक है। आगे लिखिएगा, जो अशासकीय कॉलेज थे,
अशासकीय कॉलेज, अशासकीय कॉलेज कौन होंगे? जो डायरेक्ट मतलब अफिलिएशन के थ्रू थे, डायरेक्ट अटैच्ड नहीं थे सरकार के कंट्रोल में। तो कहा गया कि जो अशासकीय कॉलेज थे उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा देना चाहिए। और 5वें पॉइंट में लिखिएगा कि भारत में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए तथा यूनिवर्सिटी में शिक्षा व्यवस्था को कंसोलिडेट करने के लिए प्रत्येक साल 5 लाख रुपया, आप लिखते चलेंगे, प्रत्येक साल 5 लाख रुपया खर्च किया जाना चाहिए, 5 लाख रुपीज़ पर ईयर। और 6ठे पॉइंट में लिखिएगा, इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल, भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनको भारत के विश्वविद्यालय का एरिया, यानी इनका जो क्षेत्र होगा, कहाँ से कहाँ तक विश्वविद्यालय फैला रहेगा, उसका एरिया तय करने का अधिकार दे दिया जाना चाहिए। तो 5-6 पॉइंट है। कौन कौन? पहला, फेलो की संख्या बढ़ जाए, अध्ययन जो हो रिसर्च के बेस पे हो, यूनिवर्सिटी का सरकारी कंट्रोल हो, और जो कॉलेजेस कंट्रोल में नहीं थे उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, और जो कंट्रोल में थे उनके ऊपर ज़बरदस्त नियंत्रण स्थापित किया जाए। हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में शिक्षा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 लाख रुपीज़ पर ईयर खर्च किया जाना चाहिए। और गवर्नर जनरल के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह किसी भी विश्वविद्यालय का एरिया जो है, उसका जो क्षेत्र है, उसको तय करे। ठीक है, तय करने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गई बात? इसमें एक लिख लीजिएगा, यह जो आयोग लाया गया, इस आयोग को लेकर के गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के थे और आपके प्रिय गांधी जी के वो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, पता है? तो उन्होंने क्या कहा गोखले ने, जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया गया उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह जो है, यह एक वैसा अधिनियम है जो राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम है। लिख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में कहा कि यह अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम है। यहाँ तक स्पष्ट है? क्लियर है? समझ में आ रही बात? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर 1 में आप इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं जाओगे, कहीं भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। कितना टफ करेंगे ये लोग, मतलब सामान्य पेपर 1 तो होता ही जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो बस सामान्य से ऐसे भी हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। इसके थ्रू आप हिस्ट्री का भी जो सवाल आएगा आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। मिटाएं आप लोग लिखते चलना, ऐसा नहीं कि आप लिखे ही नहीं और मैं मिटा दूं। अब हम लोग 1904 का जो है पड़ाव वो पार कर गए हैं और अब हम लोग बात कर रहे हैं 1906 के बारे में। ठीक, अब क्या हुआ कि 1906 में भारतीय इतिहास की जो एक महत्वपूर्ण घटना है, आप बताएं। एक तो मुस्लिम लीग का निर्माण होता है, कहाँ में होता है और कौन करते हैं, ये आपका काम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो 1906 में क्या हुआ कि गुजरात का जो बड़ौदा रियासत है, उस समय तो गुजरात और बॉम्बे एक ही में है, तो मतलब महाराष्ट्र, तो जो बड़ौदा रियासत है उसके बारे में कहा जाता था कि यह जो है बहुत प्रगतिशील था। आपको पता होना चाहिए कि बड़ौदा रियासत के ही जो राजा थे उन्होंने ही पैसे दिए थे अंबेडकर को भी बाहर पढ़ने जाने के लिए। तो इनका एक जो प्रोग्रेसिव अप्रोच, जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो प्रोग्रेसिव लिख लेंगे, प्रोग्रेसिव अप्रोच लाया गया। और इन्होंने 1906 में क्या कहा कि जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया कि प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी स्तर का जो एजुकेशन होगा वह इनके रियासत में जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब जब यह ऐसा कर दिया तो चूंकि यह महाराष्ट्र का ही है, तो महाराष्ट्र में गोखले हैं इस समय, तो गोखले ने ब्रिटेन की सरकार से, यानी उस समय की जो बॉम्बे की सरकार है उनसे कहा, गोखले कहाँ थे? बॉम्बे के काउंसिल में थे, बॉम्बे विधानसभा में। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से आग्रह किया कि इस तरीके का जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है वह उठाना चाहिए, किसको? ब्रिटेन की सरकार को, उस समय की बम्बई की सरकार को। तो विधानसभा में इन्होंने खूब अप्रोच लगाया, खूब जोर लगाया कि इसको पारित करवा दें, लेकिन अंग्रेजों ने पारित नहीं किया।
ठीक है, पारित तो नहीं किया। कब? 1913 की बात हो रही, इसे 1913 का शिक्षा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, या फिर 1913 का सरकारी प्रस्ताव के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। गवर्नमेंटल प्रपोजल अंग्रेजी में ही बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1913 में मतलब एक विधेयक तो पारित नहीं किया, लेकिन सभी लोगों से आग्रह किया कि गांव-गांव स्तर पे, गांव ग्रामीण स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि अधिनियम तो पारित नहीं किया गया, लेकिन 1913 में अंग्रेजों ने भी यह काम किया, जो काम 1906 में बड़ौदा रियासत ने किया था अपने हिस्से में, ठीक। तो आप ऐसा कैसे कि हम लोग हमेशा ही अंग्रेजों से थोड़े ना सीख रहे थे, यहाँ पे तो अंग्रेज हमसे सीखे ना, ये तो भारत के ही हैं। तो भारत के व्यक्ति ने अप्रोच अपनाया और यहाँ से अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने उस कॉन्सेप्ट को मतलब चुराया तो नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट किया अपने थ्रू, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे लिखिएगा। अब 1913 तक आप समझ गए। उन्नीस सौ 13 के बाद क्या हुआ, लिखिएगा। 1913 के बाद एक यूनिवर्सिटी है, लीड्स यूनिवर्सिटी। कहाँ में है यह आप बताइएगा। वहाँ के एक उपकुलपति थे। क्या थे? उपकुलपति। उपकुलपति या प्रतिकुलपति? हाँ, उपकुलपति। उपकुलपति को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रो वाइस चांसलर, उपराष्ट्रपति की तरह, ठीक है। इनका नाम था M.E. सैडलर। M.E. सैडलर। तो इनके आयोग में, मतलब इनके अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे सैडलर आयोग कहते हैं, जिसे सैडलर आयोग कहते हैं। और यह 1917 से लेकर 1919 इसका टाइमिंग माना जाता है। वही होना चाहिए, हाँ ठीक है। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग किस लिए लाया गया था? सैडलर आयोग जो है मुख्य तौर पे इसका काम जो है तय किया गया था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाया गया है, आपको पता होना चाहिए कि उस समय का सबसे बड़ा प्रोविंस जो है वो बंगाल है, और बंगाल में कोलकाता यूनिवर्सिटी चल रहा है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। यहाँ तक स्पष्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सैडलर आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा तो की, लेकिन इन्होंने जो सिफारिशें की समीक्षा के पश्चात, वो भारत के सभी विश्वविद्यालय पे लागू होते हैं या लागू होते थे। यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यदि पूछ लिया जाए कि M.E. सैडलर कौन थे, तो लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर थे। सैडलर आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सैडलर थे। कब था? 1917 से 19 तक। अब कार्य क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करना। यहाँ तक स्पष्ट है। अब आप सोचो, मतलब सवाल यदि फंसाना हो तो वो लोग आपसे और आगे बढ़ करके क्या पूछ सकते हैं? अब यह पूछ सकते हैं कि जब सैडलर आयोग लाया गया 1917 में, चूंकि इसका गठन किया गया था, तो उसी समय भारत में एक सत्याग्रह हुआ था, और जो बहुत फेमस सत्याग्रह हुआ है भारतीय इतिहास में, वह किस व्यक्ति ने किया और कहाँ पर हुआ था? तो सैडलर आयोग से ही रिलेटेड चीज़ें, मतलब यहाँ से 1917 से इन्होंने एक इधर टर्न कर गया। तो 1917 में क्या हुआ था आप बता सकते हो? 1917 में सत्याग्रह हुआ था भारत में, नहीं हुआ था? हुआ था, और आप पढ़ते भी होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, इसको यहीं पे उधार रहने देते हैं आपके ऊपर। क्लियर है? इसको सैडलर आयोग की सिफारिशों को हम लोग देख लेते हैं, क्या कहा था इन्होंने। जहाँ पे समझ में नहीं आया, वीडियो को आप पॉज कर दीजिएगा और दोबारा आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि समझ में नहीं आए। इन्होंने कहा कि स्कूल का जो एजुकेशन है पहले नंबर पे, वह 12 साल का होना चाहिए। 12 साल यानी 10+2 वाला सिस्टम। समझ में आ रही बात? ठीक है। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन का सिस्टम होगा 10+2।
अब 10 अब 10वां तक कर लिए, दूसरा कर लिए, उसके बाद तो ग्रेजुएशन का सिस्टम आएगा ही, 3 साल का प्रोग्राम। ठीक, आगे लिखिएगा। उच्चतर माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी को ही तो 10+2 कहते हैं, 11 12। इसके पश्चात बच्चों को विश्वविद्यालय में भेजा जाए, किस चीज़ के लिए? ग्रेजुएशन के लिए। और ग्रेजुएशन कितने साल का तय किया गया था? 3 साल का। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिए, इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आप नियम बनाते हैं उसमें कठोरता मत रखिए, रिजिडनेस मत रखिए। ठीक है, रिजिडनेस मत रखिए, मतलब अब्सोल्यूट मोनार्की की तरह नहीं होना चाहिए कि जो आप बोल दिए वही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चों का बात भी सुना जाना चाहिए। और चौथे नंबर पे आप लिखिएगा, जो अफिलिएटेड कॉलेजेस थे, अफिलिएटेड का सिस्टम आप समझते हैं? नहीं समझते हैं? जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो इलाहाबाद के बाहर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अफिलिएटेड जो कॉलेज का सिस्टम है इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहीं है और कॉलेज कहीं है। तो आपको यूनिवर्सिटी का काम पड़ गया तो आप जाते रहिए यूनिवर्सिटी, पता चलेगा पहले प्लान करते हैं अगले सप्ताह यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस बनाए जाएं इसके जगह पे। ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है? जो अफिलिएटेड तो होता है यूनिवर्सिटी से, ठीक, लेकिन सारा काम करने का इसको खुद का अधिकार होता है, यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप डिग्री लेने के लिए बस चल जाइएगा और कुछ नहीं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस में रेसिडेंशियल प्रोग्राम होना चाहिए। रेसिडेंशियल का मतलब जहाँ पे पढ़ाई भी हो और रहने का व्यवस्था भी हो। जैसे नालंदा महाविहार था, पढ़ाई भी होता था और रहने का ठीक ठाक व्यवस्था था। आगे लिखते हैं। और चौथा पॉइंट हो गया। 5वां लिख लीजिएगा, इसमें यहाँ दिखेगा, ठीक है, इसी को मिटा लेते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें लिखिएगा, 5वें नंबर पे लिखिएगा, महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और अप्लाइड एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, को प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसी के पश्चात, इन्हीं के सिफारिशों के पश्चात क्या हुआ कि भारत में कई सारे यूनिवर्सिटी बनाए गए। 1917 में आया था, ठीक, तो उसके बाद देखोगे कि आप 1916 से लेकर के 1920 के बीच में कई सारे यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। आप इसमें से नाम याद कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा खुद से ही एक बार। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप किसको किसको आप याद कर लेना। जैसे मेरे ख्याल से जो है पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, यह 1 अक्टूबर के आसपास बना होगा और शायद यह 1916 में बनना चाहिए। देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। इसी समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनेगा और इसी समय मैसूर का भी विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, ढाका में भी बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिएगा जामिया जो है, जामिया भी कहीं ना कहीं शायद 1920 में ही बना होगा, क्योंकि पिछले साल जामिया ने अपना 100 साल जो है सेलिब्रेट किया है। और 2017 में पटना यूनिवर्सिटी ने 100 साल सेलिब्रेट किया था, यानी 1 अक्टूबर 1917 को बनना चाहिए। और बाकी इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, अलीगढ़, मैसूर और ढाका का इसी समय बनाया गया है। और BHU भी जो है वह 1916 में ही बनाया गया है शायद। मदन मोहन मालवीय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी लिख लीजिए, इसी दौर में बना है। और एक और यूनिवर्सिटी है उस्मानिया के अलावा, लखनऊ, इसका भी डेट देख लीजिएगा। जिसका जिसका डेट मैं छोड़ा हूँ
आप कमेंट सेक्शन में बता देना गूगल से फाइंड आउट करके, ताकि जो दूसरे बच्चे कमेंट पढ़ें तो उनको वहाँ से उसका जवाब मिल जाए। और सही सही जवाब, ऐसा नहीं फर्जी आप कुछ से कुछ मत लिखिएगा, नहीं तो दूसरे बच्चे का आपके भरोसे वो टिक करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में और पता चला कि 2 नंबर की वजह से उनका JRF छूट गया है। तो सोच लो कितना श्राप देगा, फिर तुम्हारा JRF नहीं हुआ ज़िंदगी भर। ऐसे श्राप वगैरह से तो कुछ होता नहीं है, पहले होता था अब नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए? 1917 से लेकर के 1919 तक। ठीक, 1919 में कोई ऐतिहासिक घटना आप लोग बताओ जो मतलब भारत के इतिहास में काला दिन है। 1919 में ही वह काम हुआ था, आप बता सकते हो? हिंट दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, पंजाब के हिस्से में हुआ था। आप इसको थोड़ा सा कोशिश करना कमेंट सेक्शन में बताने का। आगे लिखिएगा 1919 के बाद, ठीक है। 1919 के बाद एक आता है एजुकेशन अंडर डायरकी। डायरकी का मतलब द्वैध, डाई का मतलब केमिस्ट्री में 2 होता है, पता कि नहीं? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे करके हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका होता था, केमिस्ट्री में काउंटिंग होता है। तो डाई का मतलब 2, डायरकी मतलब एजुकेशन को डायरकी के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शिक्षा दिया जाने लगा। द्वैध कहने का मतलब डायरेक्ट यहाँ पे पहले सेंटर से कंट्रोल था, अब इन्होंने क्या किया, चेम्सफोर्ड जो लाया गया 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाया गया था। तो उसमें यह कह दिया गया कि अब जो शिक्षा है वह इसके साथ साथ सेंटर के साथ साथ प्रोविंस का भी काम है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं शिक्षा का द्वैध स्तर। ठीक है, द्वैध शिक्षा किसने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत इसको लाया गया था। तो इसको बस इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग मॉडर्न वाले क्लास में पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, तो वहाँ पे इसको विस्तार से कोशिश करेंगे पढ़ने का। आगे लिखिएगा, अगला जो कमेटी है हार्टोग कमेटी 1929। हार्टोग कमेटी 1929, यह किस लिए लाया गया था कि आप देखो कि 1916 से लेकर 1920 के बीच में इतने अंधाधुंध यूनिवर्सिटी बन गए, तो देखा गया कि अब ये यूनिवर्सिटी तो बन रहे हैं लेकिन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसको जांच करने के लिए हार्टोग की अध्यक्षता में, हार्टोग का पूरा नाम है फिलिप हार्टोग, इसके अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया। तो कमेटी बनाने के पश्चात इन्होंने 2-3 बातों का सिफारिश किया। देखिएगा, पहला नंबर पे कहा कि यार इतने सारे यूनिवर्सिटी तो बना दिए हो लेकिन प्राइमरी एजुकेशन पे अभी भी तुम लोग ढंग का काम नहीं कर पाए हो। तो कहा कि प्राइमरी एजुकेशन का महत्ता पे, यानी कि जो इसका इम्पोर्टेंस है वो तो लोगों के बीच में है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर काम करिए। और दूसरी बात, कई जगह ऐसे हैं अभी जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी किया ही नहीं गया है। तो आप कागजी तौर पे बकवास तो किए जा रहे हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए इन्होंने सिफारिश किया। किसने किया? हार्टोग कमेटी ने। अब किससे किया होगा? ऑब्वियसली ब्रिटेन की सरकार, महारानी ही थी उस समय। उसके बाद लिखिएगा, दूसरे नंबर पे कहा कि जो केवल डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं उन्हीं को इंटरमीडिएट का पढ़ाई, यानी कि 10th तक तो सब लोग पढ़ ही लेता है लेकिन 10th का बाद का पढ़ाई का पहले ज़्यादा महत्व था। तो कहा कि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है उसी को इंटरमीडिएट का एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा इंटरमीडिएट से जो आगे का एजुकेशन है वो तो हाईली डेडिकेटेड हों, तभी उनको हायर एजुकेशन दिया जाना चाहिए। नहीं तो काहे का झूठ का गधा पे पैसा खर्च करोगे। गांव में कहावत है, गोईठा में घी सुखाना, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। जब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, तो टीचर क्यों पढ़ाए। इसलिए हमारे साथ तो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कम व्यूज जाता है, मेरे ख्याल से 100 मतलब 60, 70, 100 इस तरीके से जाते हैं। तो जितने लोग पढ़ सकते हैं उतने ही पढ़ें, मतलब हज़ारों मिलियंस में व्यूज जाने से क्या मतलब है। तो ये चीज़ है, लेकिन हाँ जो डेडिकेटेड हैं उनको पढ़ना चाहिए और जो नहीं है वो तो फिर क्या दिक्कत है, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करें वो। तीसरे नंबर पे तीसरा लिखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने कहा कि देखो विश्वविद्यालय में जो है ना, कोई भी उलूल जुलूल आदमी आकर के
एडमिशन ले रहा है, इसलिए जो एडमिशन का जो प्रोसेस है ना वो बहुत टफ कर दो। एडमिशन का प्रोसेस जो है टफ कर दो, इसलिए जो लोल बच्चा है वो पहले ही छट जाएगा। हालांकि इसमें बायसनेस भी आता है, लेकिन अब जो इसने सिफारिश की वही तो पढ़ेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। बस 3 सिफारिश की थी, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। हम लोग 1930 तक पहुँच गए हैं। पहुँचना कहाँ तक चाह रहे हैं हम लोग? 1947 तक इस लेक्चर में। तो अब हम लोग 1937 तक पहुँचते हैं। 1937 में आते हैं डायरेक्ट, उसको थोड़ा सा समझते हैं। 1937 में क्या हुआ कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है, ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा, इसको वर्धा प्रस्ताव कहते हैं। 1937 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो बोल तो दिया मैंने, तब लिख लीजिए। अक्टूबर 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में, ठीक है, कांग्रेस का सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसका? कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन हुआ। और इस सम्मेलन में बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रपोजल पास किया गया। उसी को हम लोग शिक्षा पर वर्धा प्रस्ताव कहते हैं, या फिर वर्धा का प्रस्ताव जो 1937 में लाया गया। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्शन है साथियों, इसका जो कॉन्सेप्ट है वह लिया गया है मिस्टर गांधी के द्वारा, ठीक है। मिस्टर गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका में, ठीक है, मिस्टर गांधी क्या करते थे, हरिजन इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी, तो सप्ताह में एक बार निकलती थी, तो उसमें इन्होंने बेसिक एजुकेशन पे अपना मत प्रकट किया था। उसी को आधार बना करके, ठीक है, उसी को आधार बना करके कांग्रेस के सम्मेलन में बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड एक प्रपोजल पारित किया गया, जिसे हम लोग शिक्षा का वर्धा प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें 3 बातें कही गई थी। पहला बात, आपसे पूछा जाएगा कि वर्धा प्रस्ताव या फिर जो शिक्षा पे वर्धा में प्रस्ताव लाया गया था वह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो हरिजन नामक पत्रिका से, गांधी जी की लिखी हुई किताब पत्रिका है, ठीक। इसमें कहा गया, पहला लिखिएगा कि पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में आधार जो है दस्तकारी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम के तहत, नेशनल एजुकेशन सिस्टम के तहत प्रथम 7 साल तक, यानी 0 से लेकर के 7 साल तक, 7 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, प्लस अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, और प्लस कहा कि मातृभाषा में होना चाहिए, प्लस मातृभाषा में होना चाहिए। 3 बातें कही। क्या कही? नेशनल एजुकेशन सिस्टम के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 0 से 7 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, और शिक्षा का माध्यम जो है उसका मातृभाषा होना चाहिए। तो मातृभाषा तो सभी के अलग अलग होते हैं, सब जितने मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर पे मातृभाषा बदल जाता। यहाँ तक स्पष्ट है। इसमें इनका तीसरा जो पॉइंट है उसको भी लिख लीजिएगा। इन्होंने कहा कि जो क्लास 2 से लेकर के 7 तक, ठीक है, शिक्षा का जो लैंग्वेज है वह हिंदी होना चाहिए, वह हिंदी होना चाहिए। और उसके बाद 8 से लेकर के अनंत तक, मतलब जहाँ तक वो पढ़ना चाहें, वह शिक्षा आप अंग्रेजी में दे सकते हैं। ऐसा गांधी जी कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। सोच लो, गांधी जी के ही कॉन्सेप्ट को बेस बना करके यह लाया गया था। और चौथे नंबर पे लिखिएगा कि शिक्षा जो है एजुकेशन, वह मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क में, मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क में मददगार हो। जैसे देखते हो ना, मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क में गांधी जी चरखा चलाते थे ना, ठीक है। लेकिन ये तो 2 मुहा बात है, एक तरफ चरखा भी चला रहे हैं और दूसरे तरफ हवाई जहाज से लंदन भी जा रहे हैं। ऐसा ही देखो, मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क आप
ठीक है, लेकिन आप अपना सिस्टम पूरे समाज के ऊपर तो थोपना नहीं चाहिए, आपका जो अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो तो मिस्टर गांधी हैं तो उनको तो पढ़ना पड़ता है। तो एजुकेशन क्या कहा इन्होंने कि जो हस्तकारी जो प्रोडक्शंस होते हैं, जो उत्पादित कार्य होते हैं, उसमें शिक्षा का उपयोग होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो मूल तौर पे औद्योगिकरण के बहुत बड़े विरोधी थे, क्योंकि जब हाथ से काम की बात करेंगे तो औद्योगिकरण में और जो औद्योगिकरण है उसमें बेसिक अर्थ क्या है? औद्योगिकरण का मतलब वही है कि जो आदमी काम करता आ रहा था अपने हाथ से, वो काम अब बड़ा बड़ा मशीन करेगा। तो गांधी क्या कह रहे हैं कि मैनुअल प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी कि हाथ से उत्पादित काम में वह शिक्षा जो है मदद कर सके। आप घुमा के कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हो या नहीं? अब जो है 1947 से पहले एक एजुकेशन प्रपोजल और लाया गया, वह जो है लास्ट है, इसको लिखिएगा, शिक्षा पर सार्जेंट योजना। शिक्षा पर सार्जेंट योजना 1944। 1944 कौन सा दौर है? आप सोचोगे ना कि 1944 में ही क्यों लाया गया? अरे 1939 में ले आते, 40 में ले आते, 41 में ले आते, 42 में ले आते, ये 1937 के बाद 1944 क्यों भाई? ऐसा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1937 के बाद 2 साल बाद 1939 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया ना बाबू, ठीक? और 1944 तक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो अब बताओ, यहाँ पर ब्रिटेन जो है यह इसमें लिप्त है, तो आपके शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड क्यों लाएगा प्रपोजल? यहाँ पे उसका आदमी मर रहा है, भारतीय लोग वहाँ पे जाकर के सेना में सेवा दे रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और तुम्हें यहाँ शिक्षा की बात सूझ रही है? तो जब भी लाएंगे तो ये लास्ट 1944 में ही लाएंगे, जब यह वर्ल्ड वार खत्म होगा तभी। कॉमन सेंस लगाइएगा। जैसे 1914 से लेकर के क्या 1918 के बीच में इन लोगों ने कुछ लाया है? नहीं लाया ना। ठीक, यहाँ पे 1917 से लेकर के 1919 के बीच में इन्होंने सैडलर कमीशन लाया है। तो उस समय युद्ध जो है, इस समय पता चल गया ब्रिटेन को कि हम युद्ध जीतने वाले हैं। ऐसा नहीं एक ही साथ सब काम नहीं करेगा, क्योंकि समझिए पूरा सिस्टम को समझिए। तो 1944 में सार्जेंट योजना लाया गया है। इसमें क्या क्या बातें थी एक बार हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा, बार बार मार्कर ही गिर जा रहा। लिखिएगा, 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, 1944 में एक कमेटी का गठन किया गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसका जो अध्यक्ष है वह सार्जेंट को बनाया गया। ठीक है, यह किस लिए बनाया गया था? एडवाइजरी कमेटी था जो भारत की शिक्षा व्यवस्था पे सलाह दे सके। और इस समय के शैक्षणिक सलाहकार कौन है? इस समय के कौन है? सार्जेंट। जैसे अभी एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ वो अजित डोभाल साहब है ना। उसी तरीके से इस समय के शैक्षणिक सलाहकार कौन है? सार्जेंट। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने क्या क्या सिफारिश की है उसको समझ लीजिए। आपसे पूछा जाए कि 1944 में भारत के शिक्षा सलाहकार कौन थे? तो सार्जेंट थे। पहले नंबर पर लिखिएगा, 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए। प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन में घुसने से पहले 3 से 6 साल तक। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया जाए? 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। उसके बाद लिखिएगा, 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्लस व्यापक स्तर पे, बड़े स्तर पे, लार्ज लेवल पे, ठीक है, और तथा मैंडेटरी, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। और उसके बाद लिखिएगा, 11 से 17 साल जब इस उम्र में पहुंचेंगे बच्चे, तो यहाँ से चुनिंदा बच्चों को, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन के लिए चुना जाए और उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाए। गोबर लोगों के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया जाए। ठीक है, और जब यहाँ पे जब ये हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन क्रॉस कर जाएंगे, तब उनको भेजा जाए कहाँ पर? उसके बाद भेजा जाए यहाँ पे, चूँकि 10th में आ गए, यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्री प्राइमरी था, या 5 साल का प्राइमरी हो गया,
यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी होगा और उसके बाद हायर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहीं पे देखिए ना 6 साल का हो गया ना, यहाँ पे 5 साल की पढ़ाई हो गई, तो यहाँ पे लड़का 5वां में पहुँच गया, फिर यहाँ पे 6 साल जोड़ लीजिए तो यह 11th में पहुँच गया। तो 11th और 12th के बाद फिर 3 साल का कोर्स करेगा ग्रेजुएशन का। तो यहाँ तक 10 पास कर गया, फिर 11 12th में आएगा सीनियर सेकेंडरी में। तो इन्होंने कहा सीनियर सेकेंडरी में उसी बच्चा को लाओ जो बहुत ज़्यादा हाईली डेडिकेटेड हो, और उसके बाद भी जो हाईली डेडिकेटेड है उसको ग्रेजुएशन करने दो, 3 साल का कोर्स करने दो, नहीं तो फिर फर्जी आदमी को ग्रेजुएशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे बैल ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, उसमें कई लोगों की गलती है और कई बार जब मौक़ों पे सरकार की गलती होती है। पढ़ लिख करके बच्चा बैठा है, उसकी योग्यता के अनुसार जॉब ही नहीं मिल रहा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, उच्चतर माध्यमिक जो शिक्षा है यानी कि जो हायर सेकेंडरी का एजुकेशन है, उसमें इन्होंने कहा कि या तो 2 भागों में बांट दिया। एक कहा कि या तो एकेडमिक एजुकेशन हो, और दूसरे नंबर पे कहा कि टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, टेक्निकल प्लस वोकेशनल। मैंने एक लेक्चर में बताया था एकेडमिक वाला और टेक्निकल और वोकेशनल में क्या अंतर होता है, यहाँ पर हम लोग मैं नहीं समझाऊंगा, आप वहाँ से लेक्चर से समझ लेना। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, इन्होंने कहा कि टेक्निकल कॉलेजेस की स्थापना होनी चाहिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, और उसके अलावा कॉमर्स के कॉलेज की भी स्थापना होनी चाहिए। चौथे नंबर पॉइंट पे लिखिएगा, इन्होंने कहा 20 वर्षों में, ठीक है, यानी 20 साल का इन्होंने तय किया क्या प्रोग्राम कि 20 वर्षों तक काम कीजिए लगातार, और यहाँ के जितने भी एडल्ट हैं उनको आप एजुकेटेड बना दीजिए। ठीक, अब देखो 20 साल तक इन्होंने अपना प्लान निर्धारित कर लिया 1944 में। ठीक है, तो उसके बाद इसकी समीक्षा के लिए बाद में लाया जाएगा चीज़ों को 1968 के आसपास, देखिए। ठीक, तो 20 वर्षों तक का ये प्लान किया सॉरी। और 5वें नंबर पे लिखिएगा, जो शिक्षक हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए, उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, और उसके अलावा उनको फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाए, क्योंकि इनका मानना यह था कि फिजिकल एजुकेशन जो है, यदि शारीरिक तौर पे आप सही रहते हैं तो मेंटली भी सही रहेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्थ का ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो इतने सारे सिफारिश थे किसके, सार्जेंट के। सार्जेंट कौन थे, उस समय के भारत के शिक्षा सलाहकार थे। मेरा ख्याल है कि अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कशन किया है आपको एक एक बिंदु समझ में आ गया होगा। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप सेकंड और मिनट का वो करके आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तो आज हमने बात की 1857 से लेकर 1947 के बीच भारत की सरकार के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए डिफरेंट टाइप के कदम के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1947 से लेकर के 1921 तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए अप्रोचेज के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।